अक्सर जब किसी डॉक्टर की क्लिनिक का दरवाजा खुलता है ना, तो अंदर सब कुछ बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक लगता है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ समस्याओं को मापने के एकदम सटीक यंत्र होते हैं। एग्जैक्टली मान लीजिए किसी के हाथ में बहुत तेज दर्द है। डॉक्टर उसे एक्सरे मशीन के नीचे रखता है और कुछ ही मिनटों में एक काली फिल्म पर एक साफ सफेद टूटी हुई लाइन नजर आ जाती है। और वो सफेद लाइन चीख चीख कर बता रही होती है कि समस्या ठीक इसी जगह पर है। मतलब सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल। और इस तरह की स्पष्टता इंसानी दिमाग को बहुत सुकून देती है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सही कहा। अगर उसे एक बार सटीक रूप से पहचान लिया जाए ना, तो उसका इलाज खोजना काफी आसान लगने लगता है। जी। मेडिकल साइंस का ये ढांचा बहुत काम आता है। लेकिन जरा इस दृश्य को बदलकर एक लॉ ऑफिस यानी किसी वकील के दफ्तर का रूप दे दिया जाए। ओहो, वो तो एकदम अलग ही दुनिया है ना? हाँ, जब एक परेशान मुवक्किल पहली बार अपनी कोई कानूनी समस्या लेकर किसी युवा वकील के पास पहुंचता है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन गायब हो जाती है। बिल्कुल गायब हो जाती है। अब कोई साफ तस्वीर नहीं होती सामने। जो सामने आता है वो भावनाओं, उलझे हुए रिश्तों और कुछ अधूरी कहानियों का एक बहुत ही धुंधला जाल होता है। और कानूनी पेशे की यही सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। इस पेशे में पहले दिन से कोई भी चीज स्पष्ट या पारदर्शी नहीं होती। एकदम सही बात है। वकालत की शुरुआत ही उस घने धुंधलके के बीच से होती है। उस शोर में से असली बीमारी मतलब उस सटीक कानूनी मुद्दे को खींचकर बाहर निकालना पड़ता है, जिस पर आगे चलकर पूरा मुकदमा टिका होगा। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु भी यही है। हाँ, आज हम लॉ स्टूडेंट्स और युवा वकीलों के लिए एक बेहद बुनियादी लेकिन मुकदमे की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करेंगे। लीगल ड्राफ्टिंग का फाउंडेशन। हमारे पास मनीष शुक्ला एसोसिएट्स द्वारा तैयार किए गए कुछ बहुत ही व्यवहारिक और शानदार नोट्स मौजूद हैं। ये नोट्स बहुत कमाल के हैं। ये कानूनी ड्राफ्टिंग के एकदम शुरुआती कदम, मतलब तथ्यों के संकलन और उनके विश्लेषण का एक बहुत ही गहरा खाका खींचते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लॉ स्कूलों के पाठ्यक्रम में उस तरह से नहीं सिखाया जाता जैसी कोर्टरूम की असली मांग होती है। बिल्कुल। आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि ड्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द टाइप करना है। हाँ, या फिर पुराने लैटिन वाक्यांशों का इस्तेमाल करना है या जटिल वाक्यों का निर्माण करना। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो सोर्स मटेरियल है, ये उस किताबी धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये ड्राफ्टिंग को सिर्फ एक क्लर्क के काम से उठाकर एक रणनीतिकार की कला में बदल देता है। मतलब ये जानकारी को फिल्टर करने और एक मजबूत कहानी बुनने की कला है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही केंद्रित है। हम इन नोट्स के आधार पर घटनाओं का कालक्रम यानी केस क्रोनोलॉजी बनाने की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को डीकोड करेंगे। और साथ ही मुवक्किल का बयान दर्ज करते समय होने वाली उन आम गलतियों का भी विश्लेषण करेंगे जो अक्सर अच्छे खासे केस को कमजोर कर देती हैं। किसी भी मुकदमे की नींव उसका पहला ड्राफ्ट होता है, और उस ड्राफ्ट की नींव वो पहली मुलाकात होती है जब मुवक्किल अपनी कहानी सुना रहा होता है। लेकिन नोट्स एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देते हैं यहाँ पर। हाँ, वो कहते हैं कि केवल मूक दर्शक बनकर मुवक्किल की पूरी कहानी सुनना एक वकील का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली कौशल यह पहचानने में है कि उस लंबी कहानी का कौन सा हिस्सा कानूनी रूप से प्रासंगिक है और कौन सा हिस्सा केवल भावनात्मक भड़ास है। यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी वकील के ऑफिस में बैठा है। वो बहुत गुस्से में है, शायद निराश भी है। वो अपनी परेशानी बताना शुरू करता है और उस परेशानी के साथ वो अपने पूरे जीवन का संघर्ष, सामने वाले व्यक्ति का खराब चरित्र, हाँ, और अपनी सारी हताशा उस टेबल पर रख देता है। एग्जैक्टली। अब इस स्थिति से निपटने के लिए नोट्स एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पेश करते हैं। इसे 3 out of 10 रूल कहा गया है। मतलब 10 में से 3 का नियम। हाँ, ये नियम कहता है कि एक अनुभवी अधिवक्ता वह है जो क्लाइंट द्वारा बताई गई 10 बातों को सुने, लेकिन उनमें से केवल उन 3 बातों को ही निकाले जो कोर्ट के भीतर कोई कानूनी वजन रखती हों। सुनने में ये गणित का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू करना बेहद जटिल प्रक्रिया है। बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए हर एक छोटी घटना बहुत बड़ी होती है। सही बात है। उसके नजदीक पड़ोसी द्वारा दी गई एक गाली और जमीन के हिस्से पर कब्जा कर लेना दोनों बराबर के अपराध महसूस होते हैं।
मुवक्किल चाहता है कि जज उसकी हर एक तकलीफ को सुने। यहीं पर मुझे वो सोने की खादान वाली एनोलॉजी याद आती है। अच्छा, वो क्या है? एक मुवक्किल की जो भावनाएं हैं, जो उसका दर्द है और जो उसकी लंबी चौड़ी कहानियां हैं ना, वे सब उस खदान से निकली कच्ची मिट्टी और पत्थरों की तरह हैं। समझ गए। और एक वकील का काम उस पूरी मिट्टी को जस का तस अदालत में पेश करना नहीं है। उस मिट्टी को बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ धोकर हटाना होता है, ताकि वे 3 सोने के टुकड़े मिल सकें। एग्जैक्टली। वे सोने के टुकड़े ही कानूनी तथ्य हैं। अदालत केवल उसी सोने की कीमत तय करती है, उस मिट्टी की नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि इस छंटाई की प्रक्रिया में भावनाओं को किनारे रखने का मतलब कतई ये नहीं है कि पेशे में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। बिल्कुल, लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। हाँ, ये निर्मम होना नहीं है, ये असल में केस को भटकने से बचाने का सबसे जिम्मेदार कदम है। सही कहा। जब ड्राफ्टिंग की शुरुआत होती है तो ये केवल ये तय करने की बात नहीं रह जाती कि कागज पर क्या क्या लिखना है। ये उससे भी कहीं बड़ी चुनौती है, ये तय करना कि कागज पर क्या क्या नहीं लिखना है, क्या छोड़ देना है। ये जानना सच में एक बहुत बड़ी ताकत है। मान लेते हैं कि वो छटाई होगी, उस कच्ची मिट्टी को धोकर वे 3 सोने के टुकड़े यानी काम के तथ्य बाहर निकाल लिए गए। हाँ, अब चुनौती ये है कि इन 3 तथ्यों को सीधा किसी जज के सामने यूं ही तो नहीं रखा जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। एक बिखरा हुआ तथ्य अदालत में कोई कहानी नहीं कहता। तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? उन्हें एक तार्किक और कानूनी ढांचे में पिरोना ही अगला चरण है। यहीं से केस क्रोनोलॉजी यानी घटनाओं का कालक्रम तैयार करने की असली स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जन्म लेती है। तथ्य अगर ईंटें हैं तो क्रोनोलॉजी वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर केस की दीवार खड़ी होगी। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में इसे जमीन पर अवैध कब्जे के एक बहुत ही आम और व्यवहारिक उदाहरण से समझाया गया है। हाँ, उस कब्जे वाले उदाहरण पर बात करते हैं। दृश्य कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति हांफता हुआ लॉ ऑफिस में आता है और कहता है, मेरे पड़ोसी ने मेरी पुश्तैनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया है। अब अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है तो वो शायद तुरंत कंप्यूटर चालू करेगा और सूट फॉर पोजेशन मतलब कब्जा वापस लेने का मुकदमा टाइप करना शुरू कर देगा। उसे लगेगा कि तथ्य सामने है, जो कि किसी भी कानूनी रणनीति के लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हो सकता है। यह बिना नींव के छत ढालने जैसा है। तो सही तरीका क्या है? सीधे ड्राफ्टिंग पर कूदने के बजाय नोट्स बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 बुनियादी कदमों का उल्लेख करते हैं जिन्हें हर हाल में उठाया जाना चाहिए। इन कदमों के बिना कोई भी लीगल ड्राफ्ट सिर्फ हवा में तीर चलाने के समान है। तो उन 4 कदमों का एक-एक करके विश्लेषण करते हैं। पहला कदम क्या है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दस्तावेजों की प्राथमिक जांच। मुवक्किल कह रहा है कि जमीन उसकी है। हाँ, लेकिन अदालत में मौखिक दावों का तो कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल, जब तक कि वे दस्तावेजों से समर्थित ना हो। तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या उस जमीन की रजिस्ट्री, जिसे कानूनी भाषा में सेल डीड कहते हैं, उस व्यक्ति के नाम पर है भी या नहीं। क्योंकि अगर उस व्यक्ति के पास मालिकाना हक साबित करने वाला वो मूल दस्तावेज ही नहीं है तो बाकी की पूरी कहानी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। एग्जैक्टली, केस वहीं का वहीं गिर जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा कदम। हाँ, जो पहले कदम से भी ज्यादा सूक्ष्म है, राजस्व रिकॉर्ड की जांच, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। केवल सेल डीड का होना ही कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं है। मतलब आप दाखिल खारिज की बात कर रही हैं? हाँ, क्या उस जमीन का दाखिल खारिज या म्यूटेशन हुआ है? क्या सरकारी राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि खतौनी में उस मुवक्किल का नाम दर्ज है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि सेल डीड तो एक खरीद का प्रमाण है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड ये साबित करता है कि सरकार की नजरों में उस संपत्ति पर कब्जा और कर चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन अनिवार्य अंतर है। इसके बाद तीसरा कदम आता है घटना की टाइमलाइन या समय सीमा तैयार करना। बिल्कुल, कब्जा असल में किस दिन और किस समय हुआ? क्या वो कब्जा रातों रात दीवार खड़ी करके किया गया या फिर पिछले कई महीनों से धीरे धीरे सामान रखकर किया जा रहा था? ये सब जानना बहुत जरूरी है। और फिर चौथा कदम है पूर्व में की गई कार्रवाइयों का दस्तावेजीकरण, मतलब जो पहले लीगल स्टेप्स लिए गए हों। हाँ, एक वकील को ये पूछना ही होता है कि उस ऑफिस में आने से पहले क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं। क्या उस कब्जे को लेकर कोई पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है, FIR या NCR टाइप कुछ? हाँ, या क्या दूसरे पक्ष को कोई कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है। इन चारों चरणों से जो जानकारी निकलती है उसे तारीखों के साथ एक क्रम में लगाना ही क्रोनोलॉजी बनाने का सही तरीका है।
यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोर्स मटेरियल बार बार इस बात पर जोर देता है कि हर तथ्य को डेट और घटना के साथ जोड़ें। लेकिन वकालत की असली दुनिया में एक बहुत बड़ी अड़चन है। जब कोई इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है ना, तो सबसे पहली चीज जो उसका दिमाग भूलता है वो है तारीखें। ये बहुत ही आम बात है ना? कोई व्यक्ति या तो याद रखता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो तारीख भूल जाता है। मुवक्किल अक्सर कहते हैं ये कुछ महीने पहले की बात है, शायद होली के आसपास का समय था। हाँ, दिवाली के बाद की बात है या ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। अब कानूनी दस्तावेजों में होली के आसपास तो कोई मान्य तारीख नहीं हो सकती। ये एक ऐसी व्यवहारिक चुनौती है जिसका सामना हर लॉ चैम्बर में रोज होता है, और यहीं पर एक साधारण ड्राफ्टर और एक बेहतरीन वकील के बीच का अंतर समझ में आता है। वो कैसे? जब मुवक्किल को तारीखें याद नहीं होती, तो वकील को पीछे हटने के बजाय एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। उन तारीखों को हवा में से नहीं, बल्कि कागजों के ढेर से खोद कर निकालना पड़ता है। उस पुलिस शिकायत की एक कॉपी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल, और इस पुलिस शिकायत की कॉपी के कोने पर थाने की जो रिसीविंग मुहर लगी होगी, उस मुहर के अंदर जो तारीख दर्ज होगी, वो बनेगी क्रोनोलॉजी की पहली ठोस तारीख। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसी तरह अगर कोई इलाज हुआ है तो मेडिकल बिल की तारीख, अगर कोई पैसे का लेन देन हुआ है तो बैंक की पासबुक की एंट्री। मतलब ये सारे दस्तावेज वो सुराग हैं जो एक बिखरी हुई कहानी को एक कानूनी टाइमलाइन में बांधते हैं। सही कहा। बिना तारीख के कोई भी घटना केवल एक आरोप होती है, तथ्य नहीं। तो ये प्रक्रिया अब पूरी तरह स्पष्ट है। भावनाओं के शोर को कम किया गया, काम के कानूनी तथ्यों को बाहर निकाला गया, दस्तावेजों की जांच की गई और एक एक करके उन्हें तारीखों के साथ एक टाइमलाइन में सजा दिया गया। हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद ड्राफ्टिंग की टेबल पर कुछ ऐसी भारी गलतियां होती हैं जो अच्छे खासे तैयार किए गए केस की कमर तोड़ देती हैं। जो नए वकील अक्सर करते हैं। हाँ, नोट्स इन्हें युवा वकीलों की सबसे आम गलतियों के रूप में चिन्हित करते हैं, और इनमें जो सबसे प्रमुख गलती है वो है मुवक्किल की हर बात को ज्यों का त्यों ड्राफ्ट में उतार देना। मतलब वर्बेटिम लिख देना। एग्जैक्टली। मुवक्किल ने जो भी कहा, जिस भी भाषा में कहा, उसे बिना छांटे सीधे कानूनी कागज पर लिख देना। इस गलती के पीछे का मनोविज्ञान समझना भी जरूरी है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि नए ड्राफ्टर्स के अंदर एक असुरक्षा होती है। कैसी असुरक्षा? उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मुवक्किल द्वारा बताई गई कोई भी बात छोड़ दी तो शायद कोर्ट में कोई बहुत बड़ा बिंदु छूट जाएगा। इसलिए वे उस ड्राफ्ट में मुवक्किल के चाचा, ताऊ, पुरानी पारिवारिक रंजिशें, 20 साल पहले हुई कोई छोटी सी बहस, सब कुछ भर देते हैं। हाँ, लेकिन इस असुरक्षा का परिणाम बहुत ही घातक होता है। नोट स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि ऐसा करने से ड्राफ्ट का आकार तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पन्नों में भारी दिखेगा, लेकिन उसका कानूनी प्रभाव पूरी तरह से शून्य की तरफ चला जाएगा। अदालतें लंबी पारिवारिक कहानियां पढ़ने के लिए नहीं बैठी हैं ना। उन्हें सटीक तथ्य और एक बहुत ही ठोस कानूनी आधार चाहिए होता है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है, इसे समझने के लिए एक फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। अच्छा, बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर अपने फिल्म को एडिट करते समय उसमें वे सारे डिलीट किए गए सीन भी जोड़ दे जो उसने शूट किए थे। समझ रही हूँ। डायरेक्टर को लग सकता है कि उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए सबको स्क्रीन पर दिखना चाहिए, लेकिन दर्शक के लिए इसका नतीजा क्या होगा? वो तो बोर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एक कसी हुई 2 घंटे की फिल्म 5 घंटे की उबाऊ कहानी बन जाएगी। जो फिल्म का मुख्य संदेश या कहानी थी, वो उस गैर जरूरी फुटेज के भारी बोझ के नीचे दबकर दम तोड़ देगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो अदालत के भीतर जज भी उसी दर्शक की तरह है जिसके पास समय की भारी कमी है। बिल्कुल सही बात है। एक जज के सामने हर दिन दर्जनों, कभी-कभी सैकड़ों फाइलें होती हैं। एक सटीक, संक्षिप्त और बिंदुवार ड्राफ्ट पेश करना असल में जज के समय का सम्मान करना है। वे पन्ने पलटकर अनावश्यक कहानियां पढ़ने के लिए वहां नहीं है। नहीं, वे सीधे लॉ पॉइंट यानी मुख्य कानूनी बिंदु की तलाश में होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मामला जमीन पर अवैध कब्जे का है तो वो पूरा ड्राफ्ट केवल स्वामित्व और कब्जा छीनने के तरीके पर ही केंद्रित रहना चाहिए। बिल्कुल। पड़ोसी ने 15 साल पहले किसी शादी समारोह में मुवक्किल के साथ क्या बर्ताव किया था, ये बात मुवक्किल के लिए भावनात्मक रूप से कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उस लॉ पॉइंट को 1 इंच भी मजबूत नहीं करती। एग्जैक्टली। और ये भटकाव खतरनाक हो सकता है। अगर ड्राफ्ट में बहुत सारा गैर जरूरी कचरा मौजूद है तो जज का ध्यान उस मुख्य कानूनी बिंदु से भटक जाएगा। और मुकदमेबाजी का एक अलिखित नियम है कि एक बार जब जज का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटक जाता है तो उस केस पर से कानूनी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है।
इसलिए शुरुआत से ही ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि केस किस विशेष लॉ पॉइंट पर लड़ा जाएगा और केवल वही तथ्य शामिल किए जाने चाहिए जो उस पॉइंट को सीधा सपोर्ट करते हों। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की ये नोट्स इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर देते हैं कि तथ्यों का संकलन और क्रोनोलॉजी का निर्माण कोई साधारण टाइपिंग का काम नहीं है। ये पूरे मुकदमे की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी का वो महत्वपूर्ण कोट इस पूरी प्रक्रिया का सार है। अगर आपने पहला स्टेप सही कर लिया तो आधा केस यहीं जीत लिया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कानूनी पेशे का एक परखा हुआ सच है। जब तथ्य पहले से ही सही क्रम में सुलझे हुए होना, तो अगले चरण में उन्हें लीगल ड्राफ्ट की औपचारिक भाषा में ढालना बहुत आसान हो जाता है। और बेहद प्रभावशाली भी। एक अच्छी नींव ही एक मजबूत केस की गारंटी है। बिल्कुल। तथ्यों को छांटने और उन्हें एक सटीक ढांचे में ढालने की ये कला ही एक साधारण ड्राफ्टर को एक बेहतरीन रणनीतिकार में बदलती है। सही कहा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करते हुए मेरे मन में एक सवाल उभर कर आता है। कैसा सवाल? जब हम एक एकदम परफेक्ट, सटीक और मशीन जैसी कार्यकुशलता वाला कानूनी ड्राफ्ट बनाने के लिए क्लाइंट की सारी भावनाओं, उसके दर्द और उस गैर जरूरी कहानी को पूरी तरह से छांटकर बाहर कर देते हैं, क्या इस प्रक्रिया में उस मानवीय पहलू के पूरी तरह से खो जाने का जोखिम पैदा नहीं हो जाता? ये सोचने वाली बात है। क्या वो छटाई कर दी गई भावनाएं ही किसी जज के भीतर सहानुभूति जगाने का काम नहीं कर सकती थीं? एक पेशेवर वकील के रूप में एकदम सटीक मशीन बनने और एक संवेदनशील इंसान बने रहने के बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ है? ये ऐसा सवाल है जिस पर लॉ स्टूडेंट्स को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा संतुलन है जो शायद पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस के बाद ही समझ आता है।